बच्चों ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया एक सैंपल पेपर है, यानी कि जो कि मिड टर्म जो परीक्षा अभ्यास है आपका, है ना, मिड टर्म की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसका एक मॉडल पेपर है। इसी के अनुसार आपका जो पेपर आएगा वो इसी के अनुसार आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें अलग अलग 5 सेक्शन बनाए गए थे, है ना, जिसमें कि रैंडमली क्वेश्चंस दिए गए थे ऐसे चैप्टर वाइज, मीन सेक्शन वाइज, जैसे बायो का अलग, जीव विज्ञान का अलग, रसायन विज्ञान का अलग या भौतिक विज्ञान का अलग नहीं दिया गया था। लेकिन इस वाले में आपको आपको सेक्शन वाइज जो है अलग अलग चीजें दी गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा, 80 मार्क्स का, 3 घंटे आपको इसके लिए समय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न पत्र में 3 घंटे में 39 प्रश्न है 3 खंडों में। ठीक है, 3 सेक्शंस होंगे और 39 क्वेश्चंस होंगे। पिछले बार भी इसमें 39 क्वेश्चंस ही थे। और इसमें पहला वाला जो सेक्शन होगा वो जीव विज्ञान पे आधारित होगा, और दूसरा वाला जो सेक्शन होगा वो रसायन विज्ञान पे, है ना, और तीसरा वाला जो सेक्शन होगा जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है, तीसरा वाला सेक्शन, है ना। अब आपको पता है कि जीव विज्ञान में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, 2 ही मीन्स पांचवा और छठा जो है मेन चैप्टर है जीव विज्ञान का, और इसके साथ में जो 12वां चैप्टर है वो, इसमें से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ज्यादा आपको मार्क्स इसमें ज्यादा दिखाई नहीं देते, ज्यादा वेटेज आपको किसमें दिखाई देगा, ये पांचवें और छठे चैप्टर में। ठीक है, रसायन विज्ञान में आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से दिखाई देने वाला है। मिड टर्म के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम, फाइनल की नहीं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, यानी कि 2 चैप्टर से आपको इस सैंपल पेपर में पूछा गया होगा, और आपके मिड टर्म में भी इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप एक एक चैप्टर भी सभी खंडों से करते हैं तो भी आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जा रहे हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, और चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक सरल स्थायी ऊतक है। कौन सा पौधा सरल स्थायी ऊतक होता है। अब इसके लिए आपको पता है कि जो ऊतक होते हैं हमारे, जो ऊतक होते हैं खासकर पादपों में, है ना, पादप ऊतक की बात कर रहे हैं, तो सॉरी, तो जो पादप ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक आपको याद होगा, तो पादप ऊतक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। एक पादप ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनकी कोशिकाएं लगातार लगातार क्या करती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं, इनको हम विभाज्य ऊतक कहते हैं, है ना। तो पहले प्रकार का जो पादप ऊतक है उसको विभाज्य ऊतक कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो विभाज्य ऊतक है उसको दूसरे प्रकार के ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक कहा जाता है। अब इसमें आपको पता है कि विभाज्य ऊतक स्थिति के आधार पर, है ना, कि कोशिकाएं कहाँ पे तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, उसके आधार पर ये विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दूसरा विभाज्य ऊतक को क्या कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि क्या हो जाएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक। और तीसरे प्रकार के विभाज्य ऊतक को क्या कहा जाता है, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है, ये 3 प्रकार के विभाज्य ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हैं। स्थायी ऊतक, अब स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं करती, है ना, उनका विभाजन रुक जाता है। और ये स्थायी ऊतक 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा दूसरा कौन सा स्थायी ऊतक होता है, जटिल स्थायी ऊतक। तो 2 प्रकार की ये स्थायी ऊतक भी होती हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरे को बोला जाता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। और तीसरे विभाज्य ऊतक, सॉरी, तीसरे सरल ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है,
ऐसे ही जो जटिल ऊतक होते हैं, ये जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक जाइलम और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो इनके बारे में आप अध्ययन कर चुके हो। तो पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक भी 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। वैसे ही स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? सरल और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 प्रकार के। ऐसे ही जटिल ऊतक आपके जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के हो गए। ठीक, अब इन्होंने क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा पौधा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो सरल स्थायी ऊतक देखिए, सरल स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कृषि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या बोलते हैं? ठीक है, कृषि पशुओं के, या आप सीधे सीधे याद रखिए कि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या बोलते हैं? तो पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या बोला जाता है? पशुपालन बोला जाता है ना। इस प्रबंधन में हम लोग क्या करते हैं? पशुओं को पालते हैं, पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं? उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि दुग्ध उत्पादन करना या मीट उत्पादन करना, जैसे कुक्कुट पालन करना, है ना, अंडे उत्पादन करना, ये सारा किसमें आता है? पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन में आता है, जिसका नाम है पशुपालन, या इंग्लिश में इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि घास में पर्व संधियों को लंबा करने के किस प्रकार का विभाज्य ऊतक मदद करता है? अब विभाज्य ऊतक इसको पता होना चाहिए आपकी कौन कौन से विभाज्य ऊतक होते हैं। तो हमने अध्ययन कर रखा है विभाज्य ऊतक में। एक तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक हो जाएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक हो जाएगा और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक हो जाएगा। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक क्या करता है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, यानी कि पेड़ की लंबाई जो है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। पार्श्व जो विभाज्य ऊतक होता है वो क्या करेगा? वो पौधे की मोटाई को, यानी कि तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा। अंतर्विष्ट क्या करता है? अंतर्विष्ट जो आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि घास की पर्व संधियों को लंबा करने में मदद करता है। पर्व संधियां क्या होती हैं इसको भी जान लो थोड़ा सा कि पर्व संधियां क्या है। तो मान लो कि ये हमारी स्टेम हो गई, है ना, ये हमारा तना हो गया। इस तने में, जैसे गन्ने का एग्जाम्पल आपको याद होगा, सभी ने आपने गन्ना खाया होगा, तो इसमें इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है, यानी कि साफ स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहीं से पत्तियां, यहीं से शाखाएं निकलती हैं, है ना, इस वाली जगह से। तो इन जगहों को, इन एरिया को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। ठीक है, पर्व संधि कहा जाता है, पर्व कहा जाता है ना। इनको भी क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य की जो जगह है, इनको हम लोग पर्व संधियां, या क्या कहते हैं? पर्व संधियां या इंटरनोड बोला जाता है। पर्व संधि बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। तो इनके लंबाई को बढ़ाने में कौन मदद करता है? इनकी लंबाई को बढ़ाने में अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक मदद करता है। समझ में आ गया? तो पर्व संधियों को लंबा करने में ये मदद करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी के साथ आप बनाया है आपने। अगर हमको ये पादप ऊतक के बारे में पता है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन्होंने पूछा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जाइलम का मुख्य कार्य। अब अगर आप इसी ऊतक को अगर आप देखोगे, तो ऊतक में हमने पढ़ा कि ये इस तरीके के ऊतक हैं, है ना। जटिल ऊतक 2 प्रकार के हो गए। अब जटिल ऊतक को हम लोग और क्या नाम देते हैं? जटिल ऊतक को, ये वाले, ये जो जटिल ऊतक है, ये संवहन का काम भी करते हैं। कौन सा काम करते हैं? संवहन का काम करते हैं, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें जो जाइलम होता है, ये इसका मुख्य काम क्या है? यह जल तथा खनिज लवणों का, जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम भोजन का, है ना, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है, यानी कि भोजन का संवहन का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं से क्वेश्चंस आपको आसानी के साथ बन जाएगा। क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? जल तथा खनिजों का संवहन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, अब देखिए ऊतक वाले चैप्टर में से आपके कितने क्वेश्चंस बन गए? 4 लगातार ऊतक के ही क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 5, विसरण क्या है? विसरण
अब देखो विसरण वो प्रक्रिया है जहां पे क्या होता है, उच्च सांद्रता से पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो इसमें कोई दिखाई दे रहा है आपको? तो अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति विसरण कहलाता है ना। इंग्लिश में इसको डिफ्यूजन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक, तो डिफ्यूजन एक प्रकार की गति है जिसमें अणु जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपी पेन लेके साथ में बैठे ताकि आप लिखते भी रहें। आप वन लाइनर में भी इसको कर सकते हैं। विसरण क्या है, उसके आगे आप वन लाइन लिख दीजिए और उसको याद कर लीजिए फटाफट, है ना। ये आपको पेपर को प्रिपरेशन करने में, पेपर को प्रिपेयर करने में यानी कि तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिश्रित मत्स्य संवर्धन क्या है ना, फिश कल्चर जिसको बोलते हैं, है ना। फिश कल्चर की बात की है, यानी कि फिश को पालना। ठीक है, फिश को पालना, ठीक है, उसका फिश का उत्पादन करना, है ना, और उसको बेचना, ये आपका मत्स्य संवर्धन कहलाता है। तो इसमें जो मिश्रित प्रकार का मत्स्य संवर्धन, इसको बोलते हैं कि 5 और 6 प्रजातियों की मछलियों का एक साथ पालन करने की विधि को मिश्रित मत्स्य संवर्धन कहते हैं। मिश्रित मत्स्य संवर्धन कहलाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, खाद उर्वरक से बेहतर है क्यों? क्योंकि, है ना, खाद और उर्वरक में आपको डिफरेंस आपको पता है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि खाद एक प्राकृतिक चीज है, जबकि उर्वरक जो है वो एक रासायनिक चीज है जिसको आप कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं। मानव निर्मित, मानव उसको बनाता है ना। अगर आपके खेत में कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, तो आप क्या करोगे, फैक्ट्री में जाके उन्हीं पोषक तत्वों को बनाने का काम करेंगे। उन्हीं पोषक, ऐसे रसायन बनाएंगे जिसमें वही पोषक तत्व आपको उपलब्ध हो, है ना, उनको उर्वरक कहा जाता है। लेकिन उर्वरकों से काफी नुकसान है, ये हमारी मृदा को क्षति पहुंचाता है ना, पॉल्यूशन करने का काम करता है, प्रदूषित करता है ना, मृदा को भी, जल को भी, बहुत सारी चीजें। तो अब खाद उर्वरक से बेहतर क्यों है, तो आप देखो तो इसमें यह सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि यह मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है ताकि अच्छी पैदावार हो, और जल धारण क्षमता, जल को रोके रखता है, जल्दी पानी जो है वो नीचे नहीं जाता, है ना, आसानी के साथ पौधों को अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इस तो खाद उर्वरक से बेहतर क्यों है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने चीजें की हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सिंपल वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और एक उसमें से टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये इसमें 2 आपको कथन दिए होंगे, पहले वाले को अभिकथन और दूसरे वाले को कारण कहते हैं। 2 स्टेटमेंट आपको दिए होंगे। अगर दोनों के दोनों सही हो, जैसे कि अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि अभिकथन दिया हुआ है और इसका कारण दिया हुआ है, अगर ये अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और इस अभिकथन का कारण दिया हुआ है सही, तो इसका ऑप्शन हम लगा देंगे ए। ठीक है, अगर अगर पहला वाला भी सही है यानी कि अभिकथन सही है और कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, संबंधित ही नहीं है ना, अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन दोनों सही दिए हुए हैं, फिर आपको ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन बी लगाना है। ठीक, अगर ए सत्य है लेकिन आर गलत है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है लेकिन पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और अगर पहला वाला ही गलत है तो दूसरा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर पहला आपको गलत लग रहा है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उसमें। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूरे पूरे पेपर में आपको 4 ही दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार तक 4 क्वेश्चन दिखाई देते थे, क्योंकि इन्होंने सेक्शन अलग अलग कर दिया है, तो इस कारण से आपको ये चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हम अभिकथन को पढ़ेंगे तो अभिकथन क्या लिखा हुआ है, तो कोशिका, क्या लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होती है। सही बात है, आपने पढ़ा होगा, जो जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही है। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको थे एक एक नंबर के। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ए और बी में से कोई एक उत्तर देना है, या तो आप ये उत्तर दीजिए या तो बी वाला।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाने वाली कोशिकांग का नाम और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का ही है, 1 नंबर आपको ये बताने में कि कौन किसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आपको पता है कि कोशिका में एक संरचना होती है, एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो जिसको हम कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? अब आपको पता है कि जो लाइसोसोम है एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या पाचक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। पाचक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। अब ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पाचक एंजाइम क्या करेंगे? ये कोशिका के हर एक कंपोनेंट को, यानी कि हर एक चीज है उसको क्या करने का काम, उसको तोड़ने का काम कर सकता है ना। पाचक एंजाइम का काम है कि ये कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होती है। तो जब भी कोशिका में कोई बेकार चीज आ गई जो कोशिका को आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको ये क्या काम करते हैं? ये अपने पाचक रस द्वारा उसको साफ करने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम को हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी बेकार चीजें होंगी, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है कोशिका को, उसको क्या करने का काम करेगा? साफ करने का काम करेगा अपने पाचक एंजाइमों को द्वारा। लेकिन जब जब क्या होगा? जब कोशिका में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, जब कोशिका में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए या कोशिका सही से कार्य ना करे, या क्या बोल सकते हैं? कोशिका सही से कार्य ना करे, कोशिका सही से कार्य ना करे, अगर कोशिका सही से कार्य ना करे या कोशिका में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो उस टाइम पे ये पाचक एंजाइम्स, ये जो लाइसोसोम है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? ब्रस्ट कर लेते हैं। ये अपने आप को क्या कर लेंगे? ब्रस्ट कर लेंगे, ये अपने आप को फाड़ लेंगे, जिससे कि सारा का सारा पाचक एंजाइम कहां पे आ जाएगा? कोशिका में आ जाएगा। और कोशिका में आ गया तो कोशिका का हर एक चीज क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा पूरी तरीके से। तो कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कोशिका की आत्मघाती थैली कौन होती है? लाइसोसोम होती है। समझ में आ गया? ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा इसको रिवाइज बैक कीजिए और दोबारा इसको सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 बातें आपको इसमें लिखनी है। अगर कोशिका के अंदर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए और कोशिका सही से कार्य ना करे, उस टाइम पे लाइसोसोम्स क्या करते हैं? अपने आप को फाड़ लेते हैं, जिससे कि सारा पाचक एंजाइम बाहर निकल जाता है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका बी ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर हाउस या फिर बिजली घर, है ना, इसमें आपको बिजली घर भी आ सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रहे आप। तो कोशिका का बिजली घर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी के रूप में, आपको लिखना है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करती है या ऊर्जा बनाती है ना। अब एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा के सिक्के हैं। एटीपी क्या है? ऊर्जा के सिक्के। ठीक है, अब ऊर्जा के सिक्कों का क्या काम है? तो आप अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो वैसे ही कोशिका में अगर कुछ भी काम करना हो, है ना, तो कुछ भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ऊर्जा की आवश्यकता कहां से पूर्ति होगी? एटीपी से। और एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उनको भी आपको इससे लाभ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि फसल किस्मों में सुधार किन कारकों
किन कारकों के कारण होता है? फसल किस्मों में सुधार किन कारकों के कारण होता है? आपको अगर फसल सुधार करना है, आपने पढ़ा होगा कि फसल सुधार हम क्यों करते हैं? फसल सुधार इसीलिए करते हैं कि उच्च उत्पादन हो, यानी कि कम एरिया में हम अच्छी उपज उत्पादित कर सकें, ठीक है। साथ में उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और उत्तम हो, है ना। यही तो है, दो चीजें आपको पता चल गई। तो कौन कौन सी चीजें? तो इनमें से हम लिख सकते हैं कि पहला, इसका उत्तर हम लिख रहे हैं टेंथ का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि उच्च गुणवत्ता के कारण, उच्च गुणवत्ता के कारण, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता के बाद हमने क्या बताया? अधिक उत्पादन। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो अच्छे बीजों का चयन भी आपको करना पड़ेगा, तो अधिक उत्पादन करने के लिए तो 2 पॉइंट इन्होंने पूछा है, तो 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और आप लिख सकते हैं, तो जैसे सूखे को सहन की क्षमता, सूखे को सहन करने की क्षमता, सूखे को सहन करने की क्षमता, ठीक है। या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से, रोग 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 प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखता हो। तो ये 4 पॉइंट है, इनमें से कोई भी आपको जो 2 पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो 2 पॉइंट आप लिख दीजिए आसानी के साथ, ठीक है। तो फसल किस्मों को सुधार इन कारकों के कारण होता है: उच्च गुणवत्ता, अधिक उत्पादन, सूखे को सहन करने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता। समझ में आ गया? ठीक, इसको आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, मिश्रित और अंतरा फसलीकरण के बीच मूल अंतर क्या है? ठीक, अब इसको समझते हैं कि मान लो अब ये दोनों जो फसल है ना, ये फसलों का प्रकार है मिश्रित, ये मींस पद्धतियां हैं, फसल उत्पादन करने की पद्धतियां हैं। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है ना, आपके पास उत्पादन आपको अधिक करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप एक से अधिक फसलों को एक साथ उगा देते हैं खेत में, तो ये वही विधियां हैं। तो मिश्रित, चाहे आप मिश्रित फसल की बात करो या फिर अंतरा फसलीकरण के बात करो, ये दोनों जो कृषि की पद्धतियां हैं, इसमें हम 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक फसलों का, 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ, 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उत्पादन करना, एक साथ उत्पादन, एक साथ उत्पादन करना, ठीक है। एक साथ उत्पादन करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम 2 या 2 से अधिक फसलों को, तो हम दोनों को अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? तो अब इसको समझिए कि अंतरा फसलीकरण में, जो अंतरा फसलीकरण है, इसमें हम क्या करते हैं? अब मान लीजिए कि एक आपने इसको हम एक लाइन में लगाते हैं, यानी कि हम 2 फसलों का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मक्का और लोबिया, ठीक है। मक्का और लोबिया को, तो मक्का आप यहां पे लगा दिए इस लाइन में, और लोबिया को आपको इस लाइन में लगा देना है। फिर आपने मक्का लगा दिया और फिर आपने लोबिया लगा दिया, फिर आपने मक्का लगा दिया और फिर आपने क्या लगा दिया? लोबिया लगा दिया। तो आप एक पैटर्न को देखेंगे, तो अंतरा फसलीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है, लेकिन एक फिक्स्ड पैटर्न के अनुसार, है ना। एक पैटर्न के अनुसार 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है, इसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मिश्रित फसलें क्या है? मिश्रित फसलें भी 2 या 2 से अधिक फसलों को ही उगाते हैं, लेकिन कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ना, कैसे भी उगा देंगे। अब इसमें मक्का लगा दिया और इसी के साथ में जो आपका चिकपी, क्या बोलते हैं उसको, चने को लगा दिया इसके साथ में, है ना। तो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कहीं पर भी कोई लाइन वगैरह नहीं बनाई आपने, ऐसे ही लगा दिया है उसको, और दोनों फसलों को आपको लाभ मिलेगा। इसको हम मिश्रित फसलें कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो आपको एक एक पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप मार्क्स के अनुसार ही आपके आंसर्स को लिखिए, है ना, ये आपके लिए जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक, आपने ये पढ़ा ही होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आया होगा कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका ही पूरे शरीर का निर्माण करती है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अलग अलग लिखेंगे। पहले पॉइंट में हम संरचनात्मक इकाई लिखेंगे, ठीक है। अगर आप संरचनात्मक इकाई लिखते हैं
तो संरचनात्मक इकाई में क्या लिखेंगे कि कोशिका शरीर का निर्माण करती है, कोशिका शरीर का निर्माण करती है, कोशिका शरीर का निर्माण करती है ना। कोशिका मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कि पूरा शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ, है ना। किसके द्वारा हुआ, कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसी क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं, इसको कोशिका का क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। क्रियात्मक इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के अंदर या शरीर के अंदर चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है। जैसे कौन सी क्रियाएं, जैसे कि श्वसन की क्रियाएं, या जैसे कि पाचन की क्रियाएं, या जैसे उत्सर्जन की क्रियाएं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कहां पे चलती हैं, कोशिका के अंदर चलती हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कोशिका जीवन की ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका शरीर का निर्माण करती है और ये पूरे शरीर को आकार प्रदान करती है। साथ में कोशिका विभिन्न कार्यों को भी संपन्न करती है, जैसे कि श्वसन करना, जैसे कि उत्सर्जन करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां क्यों कहते हैं। अब देखो, ये ऐच्छिक अनैच्छिक वाला मांसपेशियों से संबंधित है, तो इसमें आपको पता होगा, यहाँ पे देखिएगा जरा। तो अगर आप पेशी ऊतक की बात करें, हमारे शरीर में पेशीय ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। कौन कौन से, पहले वाले पेशी ऊतक को क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी ऊतक, ठीक है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अनैच्छिक पेशीय ऊतक। तीसरा हो जाएगा कौन सा, हृदयक पेशीय ऊतक, ठीक है, हृदयक पेशी ऊतक। तो 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। अब ऐच्छिक पेशी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या काम करते हैं, ऐच्छिक पेशी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि जब आप चाहें आप अपनी पेशियों को हिला डुला सकते हैं, जैसे कि पैर के मसल्स का उपयोग करते हैं या हाथ के मसल का उपयोग करते हैं, किसी चीज को पकड़ना है या दौड़ना है या आपको वॉक करना है, चलना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ही तो कार्य कर रहे हो। तो ऐसे ऊतक को हम लोग ऐच्छिक पेशी ऊतक बोलते हैं। अनैच्छिक वाले में जहां पे आप अपना इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते, है ना, इच्छा अनुसार कार्य नहीं करवा सकते। हृदय पेशी ऊतक भी ऐसी पेशी ऊतक होती हैं जो अपनी आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी, वो हमेशा लयबद्ध होकर संकुचित होती चली जाती हैं। जितनी भी पेशीय ऊतक होती हैं ये हमेशा कैसे करेंगी, ये हमेशा संकुचन करती रहती हैं, और संकुचन और शिथिलन, ठीक है, संकुचन और क्या करती हैं, शिथिलन करती हैं, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और साथ साथ में रिलैक्सेशन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये दोनों प्रोसेस करती रहती हैं। समझ में आ गया। तो ऐच्छिक पेशी ऊतक को इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इच्छा अनुसार कार्य करती हैं तो ये कहां पे, आपकी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको कंकाल पेशी ऊतक भी कहा जाता है, कंकाल पेशी ऊतक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, ये आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कंकाल पेशी ऊतक। और साथ साथ में इच्छा अनुसार कंकाल पेशी ऊतक, और इनके शरीर में कुछ रेखाएं भी पाई जाती हैं, इसीलिए इसको रेखित पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेखित पेशीय ऊतक, रेखित पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। इनके शरीर में कोई कुछ नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको अरेखित पेशीय ऊतक कहा जाता है, अरेखित पेशीय ऊतक कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इनका एक स्पेशल नाम है जिनको हम लोग बोलते हैं चिकनी पेशीय ऊतक, चिकनी पेशीय ऊतक के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। इच्छानुसार, ये इच्छानुसार कार्य नहीं करती, इच्छानुसार
कार्य नहीं करती। जैसे पलकें अगर आपको पलकें झपकानी है तो आप अपनी इच्छा अनुसार तो नहीं कर पाएंगे, वो होना ही होना है। पुतली का बड़ा होना, पुतली का छोटा होना, ये होगा ही होगा। समझ में आ गया? ठीक। या सलाइवा का निकलना, जो लार है वो लार का निकलना, ये भी क्या है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी, है ना। खाना आपने खाया, खाना जो है वो आगे की ओर खिसकता चला जाएगा, वो आपके अनुसार काम नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए इसको अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहा जाता है। तो ऐसे ही हृदय की जो पेशीय ऊतक होती है, ये भी अनैच्छिक पेशीय ऊतक ही का ही उदाहरण है ना। ये अनैच्छिक अनैच्छिक पेशीय ऊतक ही होती हैं, अनैच्छिक ही होती हैं, है ना। लगातार लयबद्ध होकर ये क्या करते हैं, जीवन भर लयबद्ध होकर क्या करती रहती हैं, सकुंचन करती रहती हैं, सकुंचन एवं शिथिलन करती रहती हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहेंगी, हमेशा पंप करता रहता है। इसका मेन काम क्या है, हृदय का मेन काम है कि रुधिर को हमारे शरीर में सारे भागों में पहुंचाने का काम। ठीक है, आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है 12वें का पहला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए, हृदय की पेशियों को अनैच्छिक पेशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती और जीवन भर लयबद्ध होकर सकुंचन और शिथिलन का कार्य करती हैं, या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, इसीलिए इनको अनैच्छिक पेशियां ऊतक कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, यही आपको लिखना है इसमें। दूसरा देखिए, एक छात्र खेलते समय अपने पैरों की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से चल नहीं पाया। किस प्रकार के मांसपेशियों की ऊतक में चोट लगी थी? तो आप जो मांसपेशी चल नहीं पा रहा है, यानी कि पैर यानी कि हड्डियों के साथ जुड़ा होगा वो मसल, है ना, इसीलिए नहीं चल पा रहा होगा। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, कंकाल पेशी ऊतक। उत्तर क्या हो जाएगा, कंकाल पेशीय ऊतक। कंकाल पेशी ऊतक, या फिर दूसरा नाम हमने क्या बताया, रेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशी ऊतक, या ऐच्छिक पेशीय ऊतक। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, रिया ने एक गर्म तवे को छुआ और तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इस त्वरित प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ऊतक का नाम क्या है ना। आपने एक और ऊतक के बारे में पढ़ा होगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक क्या करती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क जैसा बोलेगा वैसा काम करेगा। गर्म चीज छुई है तो गर्म चीज तुरंत उसको हटा लिया जाएगा हाथ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो गर्मियों में पेड़ की छाल की बाहरी सतह खुरदुरी हो जाती है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, गर्मियों में पेड़ों की छाल की बाहरी सतह खुरदुरी हो जाती है और कभी कभी दरारें भी पड़ जाती हैं। हम यह भी देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में कैक्टस के पौधे अत्यधिक गर्मी में भी अधिक पानी नहीं खोते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, ये क्या है, केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन है ना। केस बेस्ड मतलब आपको एक सिचुएशन दी होगी, एक पैराग्राफ दिया होगा छोटा सा, और उसके अकॉर्डिंग आपको 3 उसके आंसर्स करने होंगे, है ना। ये पहले भी आता था, अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इन्होंने क्या पूछा है, तो देखिए, गर्मियों में पेड़ों की छाल बताया गया है। आपने देखा होगा, जो गर्मी के टाइम पे जो पेड़ों की छाल होती है, यहाँ पे खुरदुरी वगैरह हो जाती है या टूट जाती है बीच बीच में से, है ना, ऐसा। तो ये पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन कि पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक का नाम बताइए। अगर ये पेड़ की छाल यहां से टूट जाए, है ना, या जैसे ही पौधा जो है वृद्धि करता है, यानी कि जो स्टेम है, तने की मोटाई जब वृद्धि होती रहती है तो बाहर की ओर बढ़ता रहता है, वृद्धि करता रहता है। जिससे अगर वृद्धि करता रहेगा तो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो बाहर के संपर्क में आ जाएंगी ना। अगर बाहर के संपर्क में आ जाएंगी तो क्या, तो फिर उसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे आके उनको इन्फेक्ट करने का काम कर देंगे, है ना। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, बाकी जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उन सभी ये इसको क्या करेंगे, इसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो कोशिकाओं के जो 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 ऊतक हैं, तो इनमें क्या होता है, एक सुरक्षात्मक कवर का निर्माण कर लिया जाता है। यहाँ पे इन दोनों जगह पे आपको एक सुरक्षात्मक कवर का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे कि ना ही कोशिका, ना ही जो जल है, ना ही जल और ना ही हवा यानी कि वायु,
अंदर आ सकती है ना ही बाहर जा सकती है। तो इस सुरक्षात्मक ऊतक का नाम होता है, क्या नाम है? किसी को आइडिया होगा इसका नाम क्या है? सुरक्षात्मक आवरण का नाम, इसका नाम है कॉर्क। क्या नाम है? कॉर्क। तो कॉर्क से आप याद रखेंगे, ठीक है। कॉर्क या फेलम भी कहा जाता है, तो कॉर्क आप याद रखेंगे। इसके इसके जस्ट दूसरे में इसी का उत्तर दिया होगा, देखो कॉर्क की कोशिकाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, देखो कौन सा रसायन कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद बनाता है? तो इसमें ऐसा क्या है, इन कॉर्क की कोशिकाओं में ऐसा क्या है जो ना ही जल अंदर आ पाता है, ना ही वायु अंदर आ पाती है, ना ही ये बाहर जा पाती है? तो इनमें एक रसायन पाया जाता है, उस रसायन का नाम क्या है? उस रसायन का नाम है सुबेरिन। क्या नाम है? सुबेरिन, याद रखेंगे। सुबेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन, कॉर्क कोशिका में पानी, कौन कौन सा रसायन? तो इस रसायन का नाम है सुबेरिन, याद रखना सुबेरिन का नाम। 1 मार्क से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सी या डी में से कोई भी आपको एक करना है, या तो सी करो या तो डी करो। तो कौन सा ऊतक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है? ठीक, आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस के पौधों में जो इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है और इसमें कांटे लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो जो पत्तों में जो पानी की कमी को रोकता है वो कौन रोकता है? तो ऊतक का नाम बताना है। तो ऊतक तो हो जाएगा आपका कौन सा? एपिथीलियम ऊतक, ठीक है, एपिथीलियम ऊतक। इस एपिथेलियम ऊतक के ऊपर एक और लेयर रहती है जिस लेयर का नाम है, क्या नाम है? क्यूटिकल। क्यूटिकल, इस ऊतक का नाम क्या है? क्यूटिकल, ठीक है। तो क्यूटिकल जो लेयर है वो पानी की कमी को रोकता है ताकि वो पानी जो है बाहर ना निकले, क्योंकि कैक्टस कहाँ पे उगते हैं? जहां पे पानी की कमी हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। रक्षी कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। रक्षी कोशिकाएं पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रक्षी कोशिकाएं होती क्या है, ठीक है। रक्षी कोशिकाएं क्या होती हैं? अब अगर हम पौधों की बात करेंगे, पत्तियों की बात करेंगे, तो पत्तियों की संरचना आपको पता है कुछ ऐसी होती है, सभी को पता होगा। तो पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। पौधों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र। अब रंध्रों की अगर संरचना देखेंगे तो रंध्र कैसे दिखाई देते हैं? रंध्र कैसे दिखाई देते हैं? तो रंध्रों की संरचना, रंध्र जो है इस तरीके की कोशिकाओं से घिरी संरचना होती है, ठीक है। इनको ये छिद्र हैं छोटे छोटे, ये छोटा सा छिद्र है, यहीं से पानी या फिर कोई भी गैस है वो पत्ती के अंदर या बाहर जाती है, ठीक। और इसके साइड में बहुत सारी और कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं लगी होती हैं, कुछ ऐसा। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे तंत्र को हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक। इन रंध्रों के ये जो आपको दिखाई दे रही हैं किडनी के आकार की या फिर सेम के बीज के आकार की, इनको हम लोग रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं? रक्षी कोशिकाएं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि रक्षी कोशिकाएं पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो रक्षी कोशिकाओं का काम क्या है? ये रंध्रों के खुलने व बंद होने में मदद करता है। खुलने व बंद होने में मदद करता है। खुलेंगे तभी तो पानी बाहर जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं को, जो पादपों को चाहिए वो मिल पाएगा। अगर बंद होगा तो जब जरूरत नहीं है तब उसको बंद कर दिया जाएगा। तो खुलने व बंद होने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं रक्षी कोशिकाएं। इसी से गैसों का आदान प्रदान होगा और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, रंध्रों का कार्य है, ठीक, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो 2 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट वाला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 कोई भी एक, या तो आप ए वाला कर लो या तो बी वाला कर लो, ठीक। संरचना और कार्यों के संदर्भ में खुरदुरी अंतःप्रदर्वी जालिका और चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। बहुत आसान है, आपको संरचना और कार्य के आधार पर बस 2 पॉइंट में बताना है। खुरदुरी को आप क्या बोलते हो? RER, है ना शॉर्ट में। चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका को क्या बोलते हैं? SER। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। अब आपको पता है संरचना के आधार पर, अगर आप संरचना के आधार पर बात करो, संरचना के आधार पर, और दूसरे पॉइंट में हम किसके आधार पर बताना है?
संरचना और क्या दिया हुआ है, कार्य के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो बॉक्स बना लेंगे, एक हम लोग लिखेंगे RER और दूसरा क्या लिख देंगे, SER। बस ठीक है, संरचना आप देखोगे तो RER यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या पाया जाता है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट, राइबोसोम उपस्थित होते हैं बस। और यहां पे क्या लिख देंगे, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यानी कि कार्य के आधार पर राइबोसोम अगर उपस्थित हैं तो अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य क्या हो जाएगा, तो ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, प्रोटीन निर्माण का। अगर ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं तो एसईआर का काम क्या होगा, एसईआर क्या काम करता है, यह वसा का निर्माण, वसा या लिपिड, लिपिड का निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है या डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, निराविशीकरण का कार्य भी करता है। एक और पॉइंट अगर आपको लिखना है, निराविशीकरण यानी कि विष को, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देता है, उसको नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पर आपको लिखना है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतर, इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान। ठीक है, अब दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच कोई दो अंतर लिखिए, तो कोई भी दो अंतर लिख दीजिए। क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और साथ में किसके बीच में, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे पहले, इनमें सत्य संगठित केंद्रक, पहला पॉइंट लिख देंगे, सत्य संगठित केंद्रक अनुपस्थित, सत्य संगठित केंद्रक या केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है इसमें, जबकि यहाँ पे उपस्थित होता है। बस एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, उपस्थित, यानी कि सारे के सारे उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक। ठीक, बहुत सारे हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, बस दो पॉइंट आपको लिखने हैं। तीसरा, पैकेजिंग और स्राव के लिए उत्तरदायी कोशिकांग के नाम, जो पैकेजिंग का काम करता है और साथ में स्राव का काम करता है, सिंपल सा नाम है, क्या नाम है, गोल्गी उपकरण, गोल्गी उपकरण। बस, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो दो चैप्टर ही आपको प्रिपेयर करने हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब या तो आपने ये क्वेश्चन किया है या तो आप बी ऑप्शन चूज कर लें, है ना। बी में प्लास्टिड क्या है, उनके प्रकारों का नाम बताइए और उदाहरण सहित उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो प्लास्टिड आपको पता है यानी कि लवक, प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोला जाता है, लवक बोला जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, या लवक होते क्या हैं, लवक पादपों में पाए जाने वाले, या प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड पादपों में पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहले वाले को हम लोग बोल देंगे हरित लवक, हरित लवक, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट, पहला प्रकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। अब इनके कार्य भी लिख दीजिए। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, ये क्या काम करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का काम। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये रंगीन, यानी कि जो भी आपको रंगीन चीजें दिखाई देती हैं, जैसे जैसे मिर्च, मिर्च का कलर यानी कि रंग आपको अलग प्रकार से दिखाई देता है ना। और साथ में दूसरे चीजों जैसे सेब का कलर हो गया, गाजर का कलर हो गया, रंग यानी कि रंगीनता ये प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या काम करेगा, ये भोजन को संचित करने का काम करता है, भोजन को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी भोजन बना है इसको भोजन को संचित करने का कार्य करता है। बस ये आपके लवण के प्रकार हो गए। फिर
क्वेश्चन नंबर 2 कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है या सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों बोलते हैं। आपको पता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये आवश्यक चीजों को ही कोशिका के अंदर अथवा कोशिका के बाहर जाने देती है। ठीक है, कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर जाने देगी, क्योंकि चीजों को सेलेक्ट करके भेजती है ना, सेलेक्ट करके भेजती है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। बस इतना सा आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यही वो आवरण है जिससे कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ आता है या कोशिका बाहर कोई भी पदार्थ जाता है। अब ये क्या करता है, चीजों को सिलेक्ट करके, है ना, सिलेक्ट करके अंदर की ओर भेजेगा। जो आवश्यक चीजें होंगी उसी को अंदर आने देगा, या आवश्यक चीजों होंगी वही बाहर या अंदर आ सकती हैं, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान। तीसरा, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। रिक्तिका का मुख्य कार्य है, क्या काम है, रिक्तिका का मुख्य कार्य रहता है स्टोर करने का, संचय करने का। किस चीज का संचय करने का, पानी का संचय करने का, पानी का संचय करने का, या खाद्य पदार्थों जैसे कि मिनरल्स हो गए, लवणों का, है ना, लवणों का संचय करना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, इन सब का संचय करता है, जिससे क्या करता है, कोशिका में क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा ये गाढ़ापन बढ़ाएगा कोशिका के अंदर, वैसे ही उसी के अनुसार ही पानी जो है कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जा पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑस्मो रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो आप एक ही याद रख लो कि मुख्य कार्य जो है संचय का रहता है। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन, एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, इसको हम लिख लो ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। हिंदी में भी वर्ड याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, किसी को आएगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने बेसिकली पूरे जो सेक्शन ए है उसको हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और इस पूरे सेक्शन को अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक, तो ये बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप पूरे सेक्शन को एनालाइज करोगे तो पूरे सेक्शन में आपको क्या दिखा, आपको पूरे सेक्शन में एक तो एमसीक्यूज आपको दिखाई दिए, है ना, कितने एमसीक्यूज, 8 एमसीक्यूज दिखाई दिए, जिसमें से 7 आपको सिंपल वाले एमसीक्यूज और प्लस एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा पहले वाले सेक्शन में। ठीक, फिर दूसरा आपने देखे कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन था, एक ही 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिखाई दिया, ओनली 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, है ना, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले थे, ऐसे ही कुछ। देखें जरा दोबारा कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने थे आपके, एनालाइज करना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन हैं, तो 1 2 और 3, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले थे। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने नंबर हो जाएंगे, 9 नंबर, एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, और एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, है ना, 1 क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे ही 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 और 5 टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 10 9 19 20, 20 और 5 25, और उसमें इंटरनल क्वेश्चंस भी थे, तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में आपको दिखाई देगा। ज्यादा ही होंगे, उसमें इंटरनल वाले हमने जोड़े नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, एक ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और ऊपर 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से प्रश्न पत्र आएंगे और आपकी तैयारी कहां पर है और किस हिसाब से आपको स्पीड अप करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें, इसको, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दें ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको सूचना सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं तुरंत भेज दिया जाएगा, है ना। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड डे एवरीवन, थैंक यू।